हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल EGS स्टडी में। आज जनजातीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग दो जनजातियों के शासन व्यवस्था को पढ़ चुके हैं, जिसमें से उरांव का शासन व्यवस्था और मुंडा का शासन व्यवस्था था। आज उससे आगे हम पढ़ेंगे संथाल के शासन व्यवस्था के बारे में और जानेंगे कि कौन कौन से प्रशासनिक स्तर रहे थे और उनके प्रमुख अधिकारी कौन कौन से हैं। ठीक है, जैसा कि आप यदि वो दोनों वीडियो देखे हैं तो हमने उस दोनों वीडियो में उन दोनों का मुंडा का शासन व्यवस्था और उरांव की शासन व्यवस्था को 4 स्तरों में बांटा था। यहाँ भी इनके भी शासन व्यवस्था को भी मैंने 4 भागों में बांटा है। सबसे पहला भाग में हम लोग पढ़ेंगे संथालों के परिचय के बारे में, दूसरा में पढ़ेंगे संथालों का जो प्रशासनिक स्तर था वो कितने भागों में बटा हुआ था उसके बारे में, और तीसरा भाग में पढ़ेंगे संथाल में प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत प्रमुख पदाधिकारी कौन कौन से थे, और चौथा में आएंगे यहाँ हम देखेंगे कि प्रमुख तथ्य कौन कौन से हैं। कुछ जो इसमें प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत हो सकता है उसका उल्लेख नहीं हो पाया, तो उसके बारे में हम यहाँ चौथे भाग में उसकी चर्चा करेंगे। हो सकता है कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो, तो हम इसे 2 वीडियो में आपके पास इस शासन व्यवस्था के बारे में पूरा आपका चर्चा लेकर के आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं संथालों की शासन व्यवस्था के बारे में। जैसा कि आप यहाँ बोर्ड पर देख रहे होंगे कि बोर्ड पर मैंने सभी चीज़ों के जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको मैंने लिखी हुई है। तो देखते हैं संथालों का परिचय। तो संथाल झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। संथाल जो है वो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, जिसके नाम पर एक परमंडल का ही नाम रखा गया है, संथाल परगना परमंडल। यहाँ संथालों की संख्या काफ़ी अधिक है, और ऐसे तो झारखंड के कई ज़िलों में संथाल जनजाति पाए जाते हैं, लेकिन इनका मुख्य रूप से केंद्र बिंदु रहा है या निवास स्थल है अभी संथाल परगना का क्षेत्र। यह जो जनजाति है वो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड प्रजाति में आती है, और इनकी जो भाषा है यानी कि संथाली भाषा है जो कि ऑस्ट्रिक भाषा परिवार में आती है। इनका जो समाज है वो पितृसत्तात्मक समाज है, जिसमें पिता का वंश ही चलता है। आगे देखते हैं कि इनका जो विवाह का जो कर्म है वो अपने गोत्र में यानी कि सम गोत्र में विवाह को निषिद्ध माना जाता है, यानी कि सम अपने ही गोत्र में विवाह करना वर्जित है, यानी अंतर गोत्रीय विवाह यहाँ किया जाता है। इसके साथ साथ में यदि देखें तो संथालों में विधवा विवाह, परित्यक्तता या परित्यक्ता अर्थात कह सकते हैं तलाक लेने वाले का भी विवाह किया होता है, और साथ साथ में यहाँ बहु विवाह भी प्रचलित है। बहु विवाह मतलब है कि कई सारे एक पुरुष कई महिलाओं के साथ, कई लड़कियों के साथ शादी रचा सकता है। ये प्रथाएं यहाँ प्रचलित है। इसके साथ यदि देखें विवाह प्रथा में, तो यहाँ संथाल जनजाति में विवाह को बापला कहा जाता है। वधू मूल्य का भी प्रथा है यहाँ, जिसमें वधू मूल्य को पोन कहा जाता है। यदि हम देखें तो जो परित्यक्ता होते हैं या विधवा जो होते हैं उनके विवाह को सांगा विवाह या सांगा बापला कहते हैं या सांगा विवाह कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक की स्थिति को आप याद रख ले, जो कि संथालों के परिचय के बारे में है। इतना जो कि प्रशासनिक व्यवस्था में नहीं आता है, फिर भी हम संथालों के इतना सारा चीज़ फैक्ट जो है वो याद रखेंगे। अब आते हैं इनके प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। तो इनका प्रशासनिक व्यवस्था मुख्यतः 3 भागों में बटा हुआ है। ऐसे कहीं कहीं पर चौथा स्तर भी पाया जाता है, उसके बारे में भी देखेंगे। लेकिन हम यदि क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में यदि पूछा जाए कि संथालों का जो प्रशासनिक स्तर है वो कितने भागों में विभाजित है, तो हम 3 भागों में ही लिखेंगे। पहला भाग है ग्राम स्तर पर, जिसमें एक गांव का प्रशासनिक व्यवस्था चलता है। दूसरा है मोड़े मांझी या देश मांझी के स्तर पर, जिसमें 5 से 8 गांव का समूह होता है और वहाँ
वहाँ का स्तर से प्रशासनिक व्यवस्था चलता है। उससे ऊपर की जो व्यवस्था होती है उसको परगनैत व्यवस्था कहा जाता है, जिसमें कि 15 से 20 गाँव के समूह होते हैं। यानी कि यदि हम इस तरह से देखें तो सबसे ऊपर में जो स्थित है वो है परगना स्तर, और सबसे पहला प्राथमिक स्तर जो है वो ग्राम स्तर है। ग्राम स्तर का प्रमुख जो है उसको मांझी कहा जाता है, और कहीं कहीं इसे मांझी हड़ाम कहा जाता है। जबकि देश मांझी स्तर पर जो प्रमुख होता है उसको देश मांझी या मोढ़े मांझी कहा जाता है। परगना स्तर पर परगना का मुखिया को परगनैत कहा जाता है। इसके आगे भी कहीं कहीं ये देखा गया है कि इससे ऊपर भी एक स्तर पाया जाता है जिसको कि दिसोम परगना स्तर कहा जाता है। ये हर एक भागों में नहीं पाया जाता, लेकिन कहीं कहीं ये चौथा स्तर भी मिलता है जिसमें 100 गांव का समूह होता है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं प्रमुख पदाधिकारी के बारे में। प्रमुख पदाधिकारी जो है वो ग्राम स्तर में सबसे अधिक पदाधिकारी हैं। परगना से देश मांझी के स्तर पर मात्र एक अधिकारी है जिसे कि देश मांझी कहें या मोढ़े मांझी कहते हैं। परगना स्तर पर भी मात्र एक ही अधिकारी है जिसको कि परगनैत कहते हैं। और दिसोम जो परगना है या दिसोम परगनैत जो है उसके बारे में यदि बात करें तो वहाँ भी एक ही पदाधिकारी है जिसे राजा दिसोम कहते हैं, दिसोम गुरु कहते हैं या दिसोम बाबा कहते हैं। जिसमें अभी वर्तमान में देखें तो हेमंत सोरेन के जो हमारे मुख्यमंत्री है झारखंड के अभी वर्तमान में, उनके पिताजी शिबू सोरेन जो है उनको दिसोम गुरु कहा जाता है। अर्थात संथालों का एक समूह जो सबसे ऊपरी स्तर है, जो कहीं कहीं देखा जाता है 100 गांव का जो समूह है उसके मुखिया को, उसके हेड को दिसोम कहा जाता है, और शिबू सोरेन वही दिसोम के ही पद पर थे। आइए देखते हैं मांझी स्तर पर यानी कि गांव स्तर पर कौन कौन से पदाधिकारी हैं। तो ग्राम स्तर पर सबसे पहला जो है वो है मांझी। मांझी है ये गांव का प्रमुख है। गांव का प्रमुख का कार्य करता है कौन? तो मांझी। दूसरा है जोग मांझी। जोग मांझी काम करता है किसका? तो मांझी का सहायक है। ये मांझी की सहायता करता है। उसके बाद इसके बारे में यदि और कहें तो जोग मांझी जो है वह नैतिक कार्यों का प्रमुख भी कहा जाता है, क्योंकि लोगों का नैतिक जो विकास है उसके बारे में ध्यान कौन रखता है? तो जोग मांझी। उसके बाद है परमाणिक। ठीक है, तो परमाणिक क्या करता है? तो परमाणिक जो है वो मांझी के अनुपस्थिति में ये कार्यभार संभालता है। अब यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि जैसे जोग मांझी है वो मांझी का सहायक है, तो मांझी यदि अनुपस्थित रहता है तो जोग मांझी को होना चाहिए था कार्यभार में, लेकिन जोग मांझी कार्यभार में नहीं जाता, बल्कि एक नया पद क्रिएट किया हुआ है जिसको कि परमाणिक या कहीं कहीं किताबों में प्राणिक लिखा हुआ है। तो परमाणिक यहाँ कहें तो परमाणिक जो है वो मांझी की अनुपस्थिति में मांझी का कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद है जोग परमाणिक। तो जोग परमाणिक जो है वो परमाणिक का सहायक है। कौन है? तो परमाणिक का सहायक है। ठीक है, नायके। नायके जो है वो ग्राम का धार्मिक प्रधान है, यानी पूजा पाठ कराना इसका कार्य है। कुड़ाम नायके। कुड़ाम नायके जो है वो नायके का सहयोगी है। इसका मुख्य कार्य जो है वो तंत्र मंत्र से संबंधित है, भूत प्रेतों से संबंधित है। साथ साथ में यह गांव से बाहर देवी देवताओं की पूजा कराने के लिए भी जाता है। कुड़ाम नायके। कोड़ायत जो है वो इसको कहेंगे मांझी का सचिव। एक तरह से यह जो है मांझी के जो संदेश है, मांझी जी के जो फैसले हैं वह गांव के हर एक लोगों तक पहुंचाता है। ये इसका मतलब है कि यह गोड़ायत जो है वो डाकिया का काम करता है, संदेश वाहक का काम करता है। आगे है लासेर टेंगोई। लासेर टेंगोई जो है वो गांव का सुरक्षा प्रहरी है। ठीक है, गांव में लोगों को बचाने के लिए
बाहरी आक्रमण से बचाने के लिए एक समूह का निर्माण किया जाता है, जिसमें उस ग्राम के जो नवयुवक संथाल होते हैं उन्हें भर्ती किया जाता है और उस नवयुवक संथाल में जो हेड होता है उसको लासेर टेंगोई कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे जो है वो है सुसारिया। ठीक है, सुसारिया जो है, यदि ग्राम में सभा आयोजित की जाती है तो उस सभा का संचालन करता है कौन? तो सुसारिया। ठीक है, आगे देखते हैं चौकीदार। चौकीदार जो है वो गांव का ग्रामीण पुलिस कह सकते हैं, जो मांझी के कहने पर लोगों को गिरफ्तार करता है या लोगों को पकड़ करके मांझी के सामने पेश करता है। ये सारे जो हुए वो क्या हैं? तो ग्राम स्तर के हैं। अब यहाँ इन सारे लोगों को यदि कहें तो ये सारे लोगों को मांझी के द्वारा बिना मालगुजारी का, यानी कि बिना लगान का भूमि दिया जाता है, जिसमें लगान देना नहीं है। ठीक है, अब एक और जो है वो है भगदो प्रजा। भगदो प्रजा कहा जाता है ग्राम के गणमान्य लोगों को, जो ग्राम सभा में जो उपस्थित होते हैं और जिनके सलाह पर मांझी कार्य करता है या कोई फैसला लेता है। ठीक है, अब इसके बाद है आइए देश मांझी स्तर पर। देश मांझी स्तर पर मात्र एक पद है, जिसको कि देश मांझी कहा जाता है या मोढ़े मांझी कहा जाता है। यदि कोई फैसला ग्राम स्तर पर नहीं निर्णय किया जा सका तो उस मामला को देश मांझी के पास पहुंचाया जाता है और देश मांझी उस मामले को देखता है। ध्यान देना यहाँ ये है कि बिना मांझी के भेजे हुए कोई भी मामला देश मांझी एक्सेप्ट नहीं करता है। आगे देश मांझी से ऊपर जो है वो परगना है। यहाँ बता दें कि देश मांझी का जो स्तर है वो 5 से 8 गांवों को मिलाकर बनता है। इसके बाद जो है परगना स्तर वो 15 से 20 गांवों को मिलाकर के बनता है। 15 से 20 गांवों को मिलाकर के जो बनने वाला जो हेड है, उसका परगना का जो हेड है उसको परगनैत कहते हैं। ठीक है, परगनैत को भी और देश मांझी को भी, ये दोनों को भी बिना लगान वाला जमीन दी जाती है। ठीक है, इसके बाद आते हैं दिसोम परगना पर। तो दिसोम परगना जो है वो भी एक प्रशासनिक स्तर है, लेकिन ये हर जगह पर नहीं पाया जाता है। तो दिसोम परगना जो है वो 100 गांव का एक समूह होता है, जिसके अध्यक्ष को या जिसके हेड को, जिसके मुखिया को दिसोम राजा कहा जाता है या राजा दिसोम कहा जाता है, उसी को दिसोम गुरु या दिसोम बाबा कहा जाता है। ये सारे थे आपका प्रशासनिक व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत प्रमुख पदाधिकारी। अब यहाँ देखते हैं कुछ अन्य तथ्यों को, जैसे यहाँ का प्रमुख जो दंड है उसको 2 दंड में किताबों में मिलता है, एक बिटलाहा और दूसरा करेला दंड। बिटलाहा जो है वो क्या है? तो एक प्रकार से सामाजिक बहिष्कार का दंड है और यह संथाल जनजाति में सबसे बड़ा दंड माना जाता है। सामान्यतः यह दंड ऐसे समय में दी जाती है, ऐसे लोगों को दी जाती है जो परगना स्तर के भी मामले को फैसले को मानने से इनकार कर देते हैं। और इस स्तर पर बिटलाहा में सामान्यतः यौनाचार यानी कि अवैध यौन संबंधों के कारण से उसके दंड के लिए बिटलाहा किया जाता है। और बिटलाहा का फैसला जो है किसको दिया जाता है, ये कौन देगा? तो परगना यानी स्तर पर इसका फैसला किया जाता है, यानी परगनैत देगा। जब बिटलाहा दिया जाता है तो परगना स्तर का बिटलाहा देने के बाद यानी कि फैसला देने के बाद उस ग्राम का, जिस ग्राम का वह निवासी है, उस ग्राम के मांझी को इसकी सूचना दी जाती है। सूचना देने के बाद मांझी जो है वह सभी जो भी परगना स्तर के जितने भी मांझी का जो समूह होता है उन सभी से रिक्वेस्ट करता है कि जो जिसको यह सज़ा दी गई है उसके सिवाय छोड़ करके
परिवार के किसी अन्य सदस्य को इसका भरपाई नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि उसको इस सजा से बचाया जाना चाहिए। दूसरे दिन यहाँ ये भी बता दें कि जो मांझी है वह उस व्यक्ति को जो कि दोषी पाया गया और जिसे बिटलाहट दिया जा रहा है उसको समझाने का प्रयास भी करता है। जब वो समझने से इनकार कर देता है तो दूसरे दिन एक जुलूस लेकर के उस व्यक्ति के घर जाया जाता है और वहाँ उसके घर का जो चूल्हा होता है जहाँ खाना बनाया जाता है उस चूल्हे को तोड़ा जाता है। चूल्हा तोड़ने की जो प्रथा है संथाली समाज में सबसे कह सकते हैं कि खतरनाक या सबसे कड़ा सजा कह सकते हैं, सबसे कड़ी सजा के रूप में स्वीकार किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं करेला दंड में। करेला दंड में या सबसे आसान, सबसे सामान्य या सबसे आसान कहें, सबसे छोटा कहें, सबसे छोटा दंड है जिसमें 5 रुपया से लेकर के 150 रुपया तक का दंड दिया जाता है। अब यहाँ कुछ और भी चीज़ें हैं जिसके बारे में जानना चाहिए। जैसे यदि कोई लड़की जो कि अवैध संतान का जन्म देती है तो उस अवैध संतान के बारे में सबसे पहले खबर दिया जाता है मांझी को। ठीक है, और मांझी जो है वो इसके बारे में पूछताछ करता है, गवाह देखता है। यदि यह गवाह जो और लड़की की बातों को सुनने के बाद और जिसे यदि लड़की ये बता देती है कि कौन सा लड़का था तो उस लड़के से कहा जाता है कि आप इसके बारे में आप इस लड़की को एक्सेप्ट कर ले, स्वीकार कर ले। ठीक है, यदि वो स्वीकार कर लेता है तो लड़का लड़की दोनों की विवाह कर दी जाती है। और लेकिन जब ये इनकार कर देता है तो इस मामला को परगना स्तर पर भेज दिया जाता है। ठीक है, परगना स्तर से फिर इसे यदि इस मामला का फैसला हो गया तो ठीक है, और नहीं तो फिर इसे देशमांझी के स्तर से फिर परगना स्तर पर। ठीक है, परगना स्तर का जो मामला है वो सबसे अंतिम फैसला माना जाता है। अब यहाँ एक चीज़ और है जो कि आपको जानना चाहिए कि यदि कोई कुंवारी लड़की गर्भवती होती है और वह इसका पता चलता है उसके घर के जो परिवार के मुखिया होते हैं उसको, तो इसकी खबर सबसे पहले वो जोग मांझी को देगा। यहाँ यह समझना आवश्यक है कि यदि लड़का हो गया गर्भ यानी कि कुंवारी लड़की का यदि संतान उत्पन्न हो गया तो इसकी खबर सबसे पहले मांझी को जाएगी, लेकिन यदि गर्भ में है बच्चा तो इसकी सबसे पहली खबर जोग मांझी को दी जाती है। और वह जोग मांझी जो है वह उस लड़की से उस लड़के के बारे में पूछता है। यदि लड़का के बारे में वो बता सकती है तो उसको बुला करके फिर मामले का जांच किया जाता है। लेकिन यदि वो लड़के के बारे में नहीं बता पाता है तो जोग मांझी जो है वह एक उस गांव को ही अपवित्र मानता है, जिसके लिए वो एक पूजा पाठ करता है जिसमें सभी लोगों को खस्सी और मीट का प्रसाद दिया जाता है, जो कि एक खस्सी मीट का जो प्रसाद है वो लड़की के पिता से लड़की के परिवार वालों से ही लिया जाता है। इस क्रिया के बाद जो संथाल का जो जोगमांझी है वह अपना गोत्र उस लड़की के पुत्र को देता है, यानी कि वह जो लड़का जन्म लेगा या संतान जो जन्म लेगा वह किसके गोत्र से जाना जाएगा, तो जोगमांझी के गोत्र से जाना जाएगा। ये है आपका संथालों का शासन व्यवस्था में चीज़ें। अब यहाँ है उसके बाद है जो तथ्य है वो मोड़े होड़। मोड़े होड़ कहा जाता है ग्राम स्तर के सभा को। ठीक है, ग्राम स्तर के सभा को क्या कहा जाता है, मोड़े होड़। यहाँ तक की बातें मैं आपको बता चुका जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, तो मैंने यहाँ उसके बारे में चर्चा नहीं किया है।
अब आगे देखेंगे ब्रिटिश नियम के बारे में। ठीक है, ब्रिटिश नियम में आने के बारे में उससे पहले आपको ये भी बता दें कि मांझी परगनैत शासन व्यवस्था यानी कि संथालों की शासन व्यवस्था किसी जनजाति से ली गई है, यानी कि उसको देखने के बाद उसी के अनुसार यहाँ शासन व्यवस्था को अनुसरण किया गया। तो वह जनजाति कौन है? तो सौरिया पहाड़िया जनजाति। ठीक है, इस चीज़ को आप याद कर लें। ठीक है, सौरिया पहाड़िया जनजाति है एक, उस जनजाति के प्रशासनिक व्यवस्था को अनुसरण किया गया है संथाल जनजाति के द्वारा। ठीक है, यदि क्वेश्चन पूछता है कि संथाल जनजाति के शासन व्यवस्था किस जाति की शासन व्यवस्था का अनुसरण करती है, तो प्रश्न उसका उत्तर होगा सौरिया पहाड़िया। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन इसके आगे का जो ब्रिटिश नियम के बारे में है, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण है, संथाल शासन व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, इसके बारे में आपको बताएंगे इसके अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।